अभी भी ब्रेक हो रहा है क्या मेरी आवाज? नहीं, अभी ठीक आ रही है। अच्छा, ठीक। ठीक है हाँ, तो इसके पहले ब्रेक हो रहा था। हाँ है ना? तो देखिए, ये है हमारा पूरा ब्रेक हो रहा है। तीन लोग का डायग्राम, जिसमें ऊपर आवाज ही नहीं आ ऊपर रही। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है। आपका इंटरनेट ठीक है क्या, नम्रता जी? देख लीजिए आप थोड़ा, क्योंकि मेरे को तो आ रही है रूही मैम, रूही जी की नहीं, आवाज। आवाज आ रही है लेकिन बीच बीच में ना, वेवी, इट्स अ लिटिल वेवी अ वॉइस। अच्छा। यहाँ आ या रही है अच्छे से। अच्छा। अच्छा। मुझे आ रही है। ठीक ओहो। है। तो बॉम्बे अच्छा। पुनः एडवांस्ड है ना। अच्छा। ठीक है। चलिए तो ना, हम हाँ, तो ये है अपने को पता है ये मध्य लोक है और ये ऊर्ध्व लोक है। तो ऊर्ध्व लोक में मोस्टली भवनवासी देव रहते हैं, वैमानिक देव रहते हैं। और मध्य लोक में मनुष्य रहते हैं, और ये नीचे हैं वो, ये यहाँ पे नरक बने हुए हैं। ठीक है, तो नरक में नारकी लोग रहते हैं, ये हम सबको पता है। ठीक है, अब इसका कर लेंगे तो देखिए, आगे बढ़ती हूँ। देखिए, अगर आप थ्री डी डायमेंशन में करेंगे तो ये जो है, हाँ, ये थ्री डी डायमेंशन में, ये इधर ये, तो ये जो इसकी हाइट है वो 14 राजू है। और ये जो बीच में जो दिख रहा है आपको, ये एक सिंपल एक मतलब कैसे रेक्टेंगल शेप का जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं त्रस नाड़ी। त्रस नाड़ी मतलब क्यों? क्योंकि इसमें से त्रस जीव रहते हैं। और त्रस जीव की डेफिनेशन कौन बताएगा? अनिल, अनिल जी आप बता सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है? त्रस जीव किसे कहते हैं? दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय से। जी, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय के जीवों को हम त्रस जीव कहेंगे। तो यानी कि यहाँ पे ही दो दो से 5 इंद्रियों के जीव रहते हैं। ठीक है, पर यानी कि हम लोग इससे बाहर नहीं जा सकते, कोई तिर्यंच इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, ओनली निगोदिया, मतलब जो एक इंद्रिय जीव है, तो एक इंद्रिय मतलब निगोदिया जीव, और यही सब जा सकते हैं बाहर। कुछ कुछ अपने अपवाद हैं कि जा सकते हैं, पर उसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, है ना? तो देखिए, अपर वर्ल्ड, ये जो सर्कल बना हुआ है ना छोटा सा, ये हमारा मिडिल वर्ल्ड, और ये नीचे वाला बंद है। लोअर वर्ल्ड। ठीक है, अब हम बताएंगे कि ऊपर बताया था कि यहाँ पे देव लोग रहते हैं, मिडिल वाले में तिर्यंच और हम लोग रहते हैं, और नीचे वाले में नारकी रहते हैं। ठीक है, अब हम है ना, सबसे पहले मिडिल लोग को थोड़ा सा ज्यादा पढ़ मतलब पहले करते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे। तो मिडिल लोग को हम बोलते हैं मध्य लोग, जो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ असंख्यात ऑफ लैंड्स एंड वाटर मासेस अल्टरनेटिंग वन अनदर। मतलब लैंड रहेगा, फिर उसके बाद में वाटर का मतलब समुद्र रहेगा, फिर लैंड रहेगा, फिर समुद्र रहेगा। तो ऐसे सर्कल 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 में ये बनता है। ठीक है, अगर इसमें किसी को पता नहीं होना तो प्लीज बता दीजिएगा, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको पता है। कोई भी जवेरी जी, मधु जी, प्रगति जी। ठीक है, नहीं तो फिर मैं ना इसको थोड़ा जल्दी लूंगी, मैं आपको उसके बताती हूँ। तो मिडिल वाले को हमने क्या बोला? मिडिल वाला जो लैंड है, वो उसको हम कौन से आकार का बोलते हैं? हम बोलते हैं थाली के गोलाकार। आकार का। गोलाकार है, पर उसको ऐसे बोलते हैं कि थाली के आकार का है। देखिए, मैंने बनाया था, मैं और थाली के आकार का है, और उसके ऊपर उसके आगे जो समुद्र होंगे और लैंड होगी, उनको कैसे बोलते हैं अपन? वो कौन से आकार का है? उनको बोलते हैं, कोई बता सकता है कि वो उनको कौन से आकार का बोलते हैं? मतलब सैम अपन बोलते हैं ना, उपमा देते हैं समझाने के लिए जो बोलते हैं, उसको बोलते हैं चूड़ी के आकार का। ठीक है, कैसे चूड़ी, मतलब? चूड़ी के आकार का। एक सेकेंड, हाँ मैंने एक सेकेंड, थाली और चूड़ी में क्या फर्क मतलब? एक सेकेंड में बताती हूँ मैं ना। आवाज। बोर्ड बनाया हम्म?
देखिए एक मिनट ब्लर आ रहा है, आपको ये दिख रहा है? ये जो है ना, ये बीच वाला, ये जम्बू द्वीप है, ठीक है। ये थाली के मतलब थाली अपन कैसे रखते हैं, ये थाली के आकार का है, ठीक है। और ये जो है, ये जो दिख रहे हैं ना, ये जम्बू द्वीप के ऊपर का जो समुद्र है, ठीक है, लवण समुद्र, ये लवण समुद्र है। पर इसको हमने चूड़ी के आकार का क्यों बोल रहे हैं, ये चूड़ी के आकार का, ठीक है। तो क्यों इसको चूड़ी बोल सकते हैं क्या, इस वाले को? नहीं, ये इस अर्थ वाले है को इसलिए चूड़ी नहीं बोल, बोल सकते। नहीं, क्योंकि इसमें तो इसको चूड़ी लैंड के है। आकार का, ये लैंड है, ठीक है। ये भी या लैंड है, देखिए लैंड के सराउंडिंग वाटर और वाटर के सराउंडिंग लैंड, ठीक है। तो ये लैंड को हम चूड़ी के वो थाली के आकार का बोलेंगे क्या? इज इट लाइक अ थाली, ये वाला? नो, 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 बिकॉज देखिए इसमें तो या मेरा हाथ जा रहा है, इट्स काइंड ऑफ जी, चूड़ी के आकार का है। तो हाँ, इसलिए याद रखिएगा, बीच वाला सिर्फ थाली के आकार का है, बाकी हम्म, सराउंडिंग देखिए, एक हमारा समुद्र है, फिर लैंड है, फिर समुद्र है। समुद्र है फिर लैंड है। हम्म, अब देखिए ये है हमारा जम्बू द्वीप, ये है हाँ, हमारा लवण समुद्र। लवण याद समुद्र, रखिएगा, हाँ, अब याद ही हाँ, रखना है ये, ठीक है, सब याद रखिए। लवण समुद्र के सराउंडिंग है हमारा घात की खंड नहीं है, धात की खंड, ठीक है। अपन घात ओके, की बोलते, इट्स नॉट घात की, इसे धात की खंड, ठीक है, ये धात की खंड है। फिर ये है हमारा पुष्कर द्वीप, ठीक है, और उसके आगे पुष्कर समुद्र, ठीक है। तो अब समझ में आया, ये जम्बू द्वीप, ये लवण समुद्र, फिर घात की खंड, फिर घात की खंड द्वीप, और उसके इस यहाँ पे नहीं है, पर उसके बाद में कालो नदी समुद्र, फिर पुष्कर द्वीप सराउंडेड बाय पुष्कर समुद्र, ठीक है। तो देखिए अब अपने को सबको पता है, तो ये कितना हम मनुष्य 2.5 द्वीप क्या हुआ, हमने जम्बू द्वीप देखा, ठीक है। 2.5 द्वीप किसे कहते हैं? फिर घाट की खंड है, उसके बाद पुष्कर वो हाफ अनिल हाफ जी आप बता सकते हैं? अनिल जी आप बता सकते हैं, जवीन जी नहीं। आप बता सकते हैं, प्रगति जी, मधु जी, आशिम आशिम अभिलाषा जी को शायद पता है, क्योंकि उन्होंने बताया था, तो उनको पता होगा, इसलिए मैं पूछ नहीं रही हूँ। तो प्रगति जी आपको पता है 2.5 द्वीप क्या है? ठीक है, मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे इसलिए पता करना है। आप म्यूट पे हैं प्रगति जी, आप म्यूट पे हैं। जम्बू द्वीप का पूरा, हम्म, फिर पुष्कर अर्ध द्वीप का पूरा, और घाट की खंड का, सॉरी वो कालो नदी का आधा शायद, तो ऐसा 2 और आधा मिला के 2.5 हो जाता है, तो 2.5 द्वीप होता है। 2.5 द्वीप, ठीक है। तो है ना, अब मतलब मैं उस हिसाब से समझाऊंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पर ये तो समझ में आया ना कि सबसे मिडिल, देखिए 3 लोग का सबसे मिडिल वाला पोर्शन क्या है? जम्बू द्वीप, ठीक है, जम्बू द्वीप, और उसके सराउंड में हमारा लवण समुद्र है। तो देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बीच में जम्बू द्वीप, फिर ये ब्राउन ब्राउन कलर का लवण समुद्र, फिर धात की खंड, फिर उसके बाद में ये भी दिखा एक अलग से, ये अगर हम ऊपर से एंगल देखेंगे तो ये हमारा जम्बू द्वीप, ये हमारा लवण समुद्र, ठीक है, ये हमारा घात की खंड। अब ये देखो, ये क्यों मेरा बाहर जा रहा है एक्चुअली, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये बीच वाला जो पोर्शन है ना, ये हमारा जम्बू द्वीप है, इसके अराउंड में हमारा लवण समुद्र है, लवण समुद्र है, ठीक है। फिर घाट की हाँ, अब ये देखिए घात की खंड, फिर उसके बाद में
मेरा एक्चुअली वो नहीं आ रहा, मुझे लगता है यही करना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पे ये ना डबल डबल होता जा रहा है। अगर यहाँ पे व्यास, ये जो लाइन है ना पूरा व्यास है, व्यास मतलब ऐसा जो डायगोनल होता है ना, तो ये 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है, और उससे डबल मतलब क्योंकि ये 2 योजन, ये 2 लाख योजन, तो ऐसे करके कितना हुआ 4,00,000 योजन। ठीक है, फिर 4,00,000 योजन का इसका व्यास, इसका लवण समुद्र का, फिर उसके बाद में घातकी खंड है, वो 4,00,000 योजन का, मतलब यहाँ से यहाँ ये 4,00,000 योजन का है। तो ऐसे करते गुना होता जाता है, फिर ये 8,00,000 योजन, और ये टोटल क्या है 16,00,000 योजन। तो इस तरह से 61,00,000 योजन का पुष्कर द्वीप का व्यास हो जाता है। ठीक है, ये पुष्कर द्वीप का व्यास हो गया। ओके, आपको मेरा यहाँ मतलब? पे पूरा फोटो नहीं दिख रहा है ना? एक सेकेंड, मेरे को स्टॉप करना पड़ेगा शेयर। व्यास का मतलब? डायमीटर, डायमीटर? रेडियस, रेडियस। नहीं, डायमीटर। देखिए रेडियस का डबल क्या होगा? डायमीटर। हाँ, ये एक सेकेंड, मैं आपको ये मेरा यहाँ पे भी आ नहीं रहा है, एक सेकेंड, उसमें पूरा है। सॉरी, ये मैं आपको ना ये वाला पेज फिर से जब होगा ना फिर मैं आपको बताऊंगी। पहले हम ये अब ढाई द्वीप की रचना यहाँ से देखते हैं। आपको मेरा एक फोटो, ठीक है, तो ये पहले हम ये जो ढाई द्वीप है, तो देखिए पहला वाला जम्बू द्वीप, जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र, लवण समुद्र के बाद घातकी खंड, फिर हमारा कालोदधी समुद्र, ये जो ब्लू ब्लू वाले हैं, फिर उसके बाद में हमारा पुष्कर द्वीप। और पुष्कर द्वीप के मतलब है तो वो 16 योजन का, बट क्या होता है ये जो पर्वत दिख रहा है, ये एक बीच में पर्वत आ गया, यहाँ पे मानुषोत्तर पर्वत लिख रहा है ना पिंक में, ये पर्वत एक जो समुद्र है हमारा, उसको डिवाइड कर दिया है मानुषोत्तर पर्वत ने हाफ। ठीक है, तो इस पुष्कर द्वीप की मतलब ये जो पुष्कर द्वीप है उसको डिवाइड कर दिया हमने मानुषोत्तर पर्वत से। तो क्यों? और इसको मानुषोत्तर पर्वत क्या है, इसके आगे मनुष्य नहीं जा सकते। आपने बहुत सारे सर्कल तो बहुत सारे देखे थे ना, पहले तो मैंने वो जो इस वाले इसके अंदर बहुत सारे सर्कल देखे थे आपने, हाँ, ये यस मैम। असंख्यात हैं। तो हम जो मनुष्य है ना, वो इसके आगे नहीं जा सकते। किसके आगे नहीं जा सकते? ये जो पुष्कर। लवण, ये मानुषोत्तर पर्वत के आगे नहीं जा सकते। और ये मानुषोत्तर पर्वत है हमारा हाफ, मतलब तो हम इसको वन मतलब जम्बूद्वीप, दूसरा हमारा घातकी खंड, ठीक है, दूसरा, और ये तीसरे का आधा, मतलब तीसरा वाला जो लैंड था ना उसका आधा, तो इसलिए हम बोलते हैं ढाई द्वीप। 2 द्वीप और आधा वाला द्वीप, इसलिए हमने इसको बोला ढाई द्वीप। और ढाई द्वीप के बाहर हम लोग नहीं जा सकते। तो जैसे हम नंदीश्वर द्वीप कौन सा है, तो नंदीश्वर द्वीप है वो भी 7वां है, और उसमें हम लोग नहीं जा सकते, सिर्फ देव जा सकते हैं। तो इसलिए, और वहां पे बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालय बने हुए हैं। तो हम क्या कर, हमारी ये भावना रहती है कि हम तो वहां जा नहीं सकते, पर वहां जाने की भावना भा सकते हैं, इसलिए हम नंदीश्वर द्वीप की पूजा भी करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार पुष्कर द्वीप की रचना यहाँ से, मतलब ये पुष्कर द्वीप का यहाँ तक रचना हो गई। ठीक है, अब ये ना ये जम्बू द्वीप दिख रहा है ये ऊपर से। ठीक है, अब इसको अपन और अच्छे से समझते हैं। जो जम्बू द्वीप में है ना, क्या है, ये पूरा जम्बू द्वीप है, ये है हिमवान पर्वत, मतलब ये पूरा जम्बू द्वीप है, उसमें 7 क्या है, सॉरी 6 क्या है पर्वत, बड़े बड़े। पहला वाला हिमवान पर्वत, 7 क्षेत्र है। हाँ क्षेत्र 7 है, पर वो कितने हुए, पर्वत कितने हुए? पहला हिमवन पर्वत, दूसरा महाहिमवन पर्वत, तीसरा निषेध पर्वत, फिर नील पर्वत, रुक्मी पर्वत और शिखरी पर्वत। तो टोटल कितने हुए?
6 टोटल टोटल पर्वत कितने हैं? 6 पर्वत 6 पर्वत। तो 6 पर्वत छह। को हम जब हमने ये पर्वत ऐसे बने हुए, तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे डिवाइड कर दिया इसने जम्बूद्वीप को? कितने पोर्शन में डिवाइड कर दिया है? 1 7 1 2, मतलब एक हिमवान और ये वाला पर्वत, ये महाहिमवान और हिमवान पर्वत के बीच का, फिर महाहिमवान और निषद के बीच का, और निषद और नील पर्वत के बीच का, और नील और रुक्मी के बीच का, और रुक्मी और शिखरी के बीच का, और शिखरी और वो, और जो लास्ट है पॉइंट महत्व का, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हुए जम्बूद्वीप में? कितने क्षेत्र हुए? 7 7। ठीक है। अब 7 क्षेत्रों में हम कौन से क्षेत्र में रहते हैं? इनमें से कोई बताएगा? हम कहाँ रह रहे भरत हैं? क्षेत्र भरत क्षेत्र भरत भरत क्षेत्र कहाँ है? मधु जी? हिमवान पर्वत के नीचे। हिमवान पर्वत के नीचे। हाँ, तो हमारा भरत क्षेत्र ये है। उसके अपोजिट में या ऊपर, बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसे ही भरत क्षेत्र उसके अपोजिट में वो कौन सा है? एरावत वो क्षेत्र एरावत क्षेत्र है। ठीक है। अब है, अब इसके बीच का जो है, अब वो अपन बाद में देखेंगे वो। अभी हमको किससे मतलब है? भरत क्षेत्र से मतलब है। तो देखिए, भरत क्षेत्र ये जम्बूद्वीप और लवण समुद्र बताया है। ठीक है। यहाँ पे जो उसको थोड़ा सा 3D नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा और डिटेल में जो बताया है वो यहाँ पर है। ठीक है। ये जो क्षेत्र में बंधे हुए, ये लवण समुद्र है अराउंड में, और यहाँ पे बीच में मेरू है, मैं आपको बताती हूँ क्या है। इस जम्बूद्वीप का जो सेंटर में है वो होता है, कौन सा मेरू है? वेरू मतलब एक और पर्वत है, सुमेरु वो है सुमेरु पर्वत सुमेरु पर्वत। ठीक है। अब मैं इसके अब हमको जो जिससे जिससे अभी का है हमें समझना है, वो है भरत क्षेत्र। अपन बोलते हैं जो चक्रवर्ती है वो 6 खंड का अधिपति होता है। ठीक है। वो कैसे है वो हम देखते हैं। देखिए, ये है हिमवान पर्वत, दिख रहा है यहाँ ऊपर। ठीक है, क्योंकि हमारा हिमवान पर्वत से ही हमारा डिवीजन हुआ था, तो ये हिमवान पर्वत है। हिमवान पर्वत और जो लास्ट वाला जो अपना लाइन है, ठीक है, एंड, उसके बीच में भी है ना एक और पर्वत है, पर वो हिमवान पर्वत से थोड़ा छोटा है। उसको क्या बोल रहे हैं? विजयार्थ पर्वत। उसको क्या बोले? विजयार्थ पर्वत। देखिए, हिमवान पर्वत ये दिख रहा है, मेरा एरोस दिख रहे हैं ना आपको, ये हिमवान पर्वत, और ये एंड ऑफ दी जम्बूद्वीप का वो, और इसके बीच में एक विजयार्थ पर्वत। ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ हिमवान पर्वत पे क्या है? यहाँ पे एक सरोवर है। ठीक है। उस सरोवर से निकल के 2 नदियां निकलती है, ये लेफ्ट में सिंधु और राइट में गंगा। ठीक है। तो कितने डिवीजन हो गए आपको दिख रहा है? ये येलो कितने पोर्शन हो गए? येलो पोर्शन कितने हो गए? 1 है 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6। कैसे? एक इस पर्वत ने हाफ में डिवाइड कर दिया भरत क्षेत्र को, और भरत क्षेत्र को और डिवाइड कर दिया लेफ्ट से और राइट से सिंधु नदी ने और गंगा नदी ने। तो कितने खंड हो गए? कितने पोर्शन में बढ़ गया भरत क्षेत्र? 6 पोर्शन में। तो म्लेच्छ खंड, दूसरा म्लेच्छ खंड, तीसरा म्लेच्छ खंड, चौथा म्लेच्छ खंड और 5वां म्लेच्छ खंड। तो कितने म्लेच्छ खंड? कितने हैं? 5। और बीच में क्या है? ये आर्यखंड। ठीक है। तो इसका नाम आर्यखंड है, और आर्यखंड के कहीं यहाँ पे हम लोग छोटी सी पृथ्वी है जिसपे हम रह रहे हैं। ठीक है। अब बताइए कि अब ये जो है आर्यखंड, तो ये है म्लेच्छ खंड में कोई भी सम्यक दृष्टि, कोई भी वो नहीं रह सकते। सिर्फ अभी आर्यखंड ही है जहाँ पे मतलब हम जैसे पुरुषार्थी जीव रह सकते हैं, बाकी इनमें नहीं रह सकते। ठीक है। तो ये है आर्यखंड। और 6 खंड का कौन अधिपति होता है? चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती क्या है? उनको कौन सा पुरुष बोलते हैं? किसके अंदर आते हैं? चक्रवर्ती को कौन से पुरुष में कौन सी संख्या? शलाका पुरुष। यस। तो कितने शलाका पुरुष हैं? 63
63 यस। तो कितने चक्रवर्ती हैं उसके अंदर 63 में से? 12 12 ठीक है। तो 12 चक्रवर्ती होते हैं। अगर किसी को नहीं पता है ना तो थोड़ा आप प्लीज मुझे रोक सकते हैं, मैं तो सिर्फ उसको हाईलाइट कर रही हूँ। तो 12 चक्रवर्ती होते हैं और 12 चक्रवर्ती इन सभी खंडों को जीतते हैं, जबकि रहते कहाँ पे? आर्यखंड में ही रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से समझ में आया ना कि हम कहाँ रहते हैं? भारत। अब देखिए, मेरे बोल रही थी कि जो अब जैसा भरत क्षेत्र है ना, वैसा का वैसे ही क्या है? कौन सा क्षेत्र है? एरावत एरावत। क्षेत्र। ठीक है, एरावत क्षेत्र। और अब हम जब ढाई द्वीप का करते वैसा का वैसे ही एरावत क्षेत्र है। तो याद रखने के लिए क्या है, देखिए ऊपर दिख रहा है, ये ऐसा का ऐसे सेम एरावत है यहाँ ऊपर। ठीक है, दिख रहा है। अब अभी हमको इनकी ये जो बाकी जो हमने डिवाइड करे थे ना, ये वाले नील पर्वत, रुक्मी और नील के पर्वत, और शिखरी और रुक्मी, निषेध और हिमवान और महिनवान, इनके बीच में भी क्षेत्र तो है, पर इन क्षेत्रों में भी भोग भूमियां है। अब बोले भोग भूमियां क्या है, वो हम देखते हैं अभी। अब हमने बताया, देखिए, पर ये जो भरत क्षेत्र है और एरावत क्षेत्र है, और ये भोग भूमियों में हमेशा इसमें कोई इन जो क्षेत्र है ना, उनमें कोई काल परिवर्तन नहीं होता है। काल परिवर्तन कहाँ होता है? ओनली भरत क्षेत्र में और ओनली एरावत क्षेत्र में। ठीक है, अब ये काल परिवर्तन क्या होता है ये भी मैं अपन बताएंगे। अब मैं अगेन वो भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र की बात कर रही हूँ। तो अब काल कैसे बदलता है, किसी को पता है तो मैं उसको और ऐसे डिटेल में ही कराऊंगी। तो देखिए, अच्छा, ये वापस ढाई द्वीप का ही है, फिर से बताती हूँ। देखिए, ये हमारा जम्बू द्वीप, ये पिंक वाला, ठीक है, ये पूरा है। घातकी द्वीप भी हमारा पूरा है, ये ब्लू। और ये जो पुष्कराल द्वीप है, ठीक है, उसका आधा, हमने आधा लिया। ठीक है, तो इसके लिए हमने उसको बोल दिया ढाई द्वीप। पहला ये पूरा, ये दूसरा, और ये तीसरा पुष्कराल द्वीप का ये हाफ पोर्शन। ठीक है, तो देखिए वैसे बताऊं यहाँ पे ना पुष्कराल द्वीप आया ना, वैसे तो उसका पूरा नाम क्या है? पुष्कर द्वीप। पर ये जो हाफ में हो गया ना, तो इसलिए हमने ये जो हाफ वाला पोर्शन है उसको पुष्करार्ध बोल दिया। पुष्कर आर्ध मतलब आधा। तो है तो वैसे पूरे द्वीप का नाम क्या है? पुष्कर द्वीप। पर हम उसको हाफ में कर देते ना। ये डॉट डॉट लाइन कौन सा पर्वत है? अभी हमने बात करी थी, डॉट डॉट कौन सा पर्वत है मधु जी? मानुषोत्तर पर्वत। ठीक है, तो ये जो डॉट डॉट है ना यहाँ पे, वो मानुषोत्तर पर्वत है। और ये जो पूरा ग्रीन है ना, जो मेरा दिख रहा है, वो है पुष्कर द्वीप। बट ये जो हाफ में डिवाइड हो गया ना, इसलिए हमने उसको पुष्करार द्वीप और पुष्करार द्वीप कह दिया। ठीक है, आया समझ में ना? यस मैम। है ना? चलिए, अब ये देखो एरावत है और यहाँ पे भरत क्षेत्र है। ठीक है, और ये जो दिख रहा है, ये जो पिंक 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 है ना यहाँ पर, ये जो पिंक पिंक चीज दिख रही है, ये है कौन सा है क्षेत्र? कौन सा महाविदय। क्षेत्र? विदेश क्षेत्र। यस। तो देखिए, विदेश क्षेत्र में ये जो येलो येलो सर्कल दिख रहा है ना बीच में, ये कौन सा पर्वत है? सुमेरु पर्वत। ओके, मैं बताती हूँ इसको। और अब यहाँ पर है ना, ये जो जिसमें आया, आपको पता है कि 30-24 किसको बोलते हैं? 30-24। अच्छा, भरत क्षेत्र में कितने तीर्थंकर होते हैं चौथे काल में? 24। ठीक है, हेलो, ऐसे ही कितने तीर्थंकर हैं? कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आवाज चला जाता है। भरत क्षेत्र के जवेरी जी, मधु जी, अनिल जी, देखिए 24 तीर्थंकर कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ होते हैं? भरत क्षेत्र, भरत क्षेत्र में होते हैं और एरावत एरावत क्षेत्र में होते क्षेत्र। हैं। ठीक है, और भरत और एरावत क्षेत्र, एक और क्या स्पेशलिटी है? अभी जस्ट मैंने बताया कि वहां पे काल का परिवर्तन होता है ना? और काल के परिवर्तन में यहाँ जो दिखा रहे हैं, मैं आपको और
वो 24 तीर्थंकर के बारे में इसको समझाने के बाद में समझाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे हम बोले कि कितने भरत क्षेत्र हैं पूरे जम्बू द्वीप में, अगर ये कोई क्वेश्चन पूछे तो। अभी हमने एक भरत क्षेत्र देखा, ठीक है। अगर हमने पूछा, क्वेश्चन है कि जम्बू द्वीप सॉरी ढाई द्वीप में कितने भरत क्षेत्र हैं? 5। 5 है, ठीक है। कौन अग्री करता है? मधु जी, आप अग्री करते हो कि 5 भरत क्षेत्र है? पर अभी तो हमने एक ही क्षेत्र देखा। अनिल जी, अनिल जी, जी मैडम। अभी तो हमने एक ही भरत क्षेत्र देखा, पर प्रगति जी बोल रही हैं कि 5 है। अच्छा, मधु जी आप बता सकते हैं कि भरत क्षेत्र, प्रगति जी बोली 5 है, पर अभी तो हमने एक ही देखा। ठीक है, मैं बताती हूँ, ठीक है। देखिए प्रगति जी बिल्कुल सही है, पूरे ढाई द्वीप में 5 भरत क्षेत्र हैं, बट जम्बू द्वीप में अगर मैंने पूछा जम्बू द्वीप में कितने हैं तो क्या बताएंगे? एक, ठीक है। अब कैसे? देखिए ढाई द्वीप में हमारा होता है घातकी खंड और हमारा पुष्कर द्वीप। तो देखिए ये जो सेम है ना, जो सेम भरत क्षेत्र है ना, वैसा का वैसा अपन ये जो यहाँ पे ना बड़े बड़े पर्वत हैं इधर, तो इसको हम हाफ ये, तो लेफ्ट वाला घातकी खंड और राइट वाला घातकी खंड, और लेफ्ट वाला हमारा मतलब पश्चिम का पुष्कर द्वीप और पूर्व का पुष्कर द्वीप। तो यानी कि पूर्वी घातकी खंड, पश्चिमी घातकी खंड, पश्चिमी अपना पुष्कर द्वीप और पूर्व का पुष्कर द्वीप। तो ऐसे कितने डिवाइडेड हो गए? एक जम्बू द्वीप पूरा, ये आधा और ये वाला लेफ्ट वाला आधा, ये आधा और ये वाला आधा। तो टोटल कितने डिवीजन हो गए ऐसे लैंड के हम करें तो? 1 2 3, मतलब यहाँ पे 4 और बीच वाला 5। 5 है ना। तो देखो सेम जैसा भरत क्षेत्र जम्बू द्वीप में है ना, वैसा का वैसे घातकी खंड में भी है और ऐसा का ऐसे पुष्कर द्वीप में भी है, ऐसे लेफ्ट वाले में। और सिमिलरली ऐसे ही राइट में भी है, मतलब घातकी खंड में भी है और किस में है? पुष्कर द्वीप में भी है। तो ऐसे 5 हो गए, ठीक है, ऐसे 5 हो गए। ये एक मिनट, ये तो विदेश क्षेत्र के बारे में है, मैं आपको ठीक है इसी से पता चलेगा। अभी तो ये यहाँ पे 5 हो गए, ठीक है। तो अब बोलते हैं कि 30 24 तो ये भरत क्षेत्र में भी 24 है, तो टोटल कितने भरत क्षेत्र हो गए? 5। तो हर भरत क्षेत्र में 24 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कितने हो गए? 10 24, यानी 5 भरत क्षेत्र के और 5 एरावत क्षेत्र के। तो इतने कितने 24 हो गए? कितने 24 हो गए? 10, ठीक है। अब इसके बाद में हम और देखेंगे कि देखो पूर्व के भी और भविष्य के भी। अब वो कैसे? वो मैं काल चक्र से बताऊंगी कि काल चक्र से कैसे होंगे। उस काल चक्र से पहले ना हम ये विदेश क्षेत्र भी देख लेते हैं। एक विदेश क्षेत्र कैसे? देखिए अभी हमने यहाँ देखा ना अपने ये जो सर्कल है ना, जो बीच वाला, ये है हमारा सुमेरु पर्वत, ठीक है। सुमेरु पर्वत को से हम करेंगे तो ये लेफ्ट वाला पश्चिमी विदेश क्षेत्र और राइट वाला पूर्वी विदेश क्षेत्र, ठीक है, ऐसा डिवाइड हो गया। और आप ऊपर देखोगे तो ये रम्य क्षेत्र, हिरण्यवत क्षेत्र, एरावत क्षेत्र, और नीचे वाला हरि क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र और भरी क्षेत्र, ये तो जस्ट बताने के लिए। और ये जो बीच वाला था ना, वो बड़ा सा, वो हमारा विदेश क्षेत्र था। अब विदेश क्षेत्र में भी क्या होता है, ये दो ऐसे जो दांत की शेप के होते हैं ना, हाथी के दांत के शेप के, ऐसे भी पर्वत हैं ये, ठीक है, ये पर्वत है। और इसके अंदर जो पर्वत, दो लाइंस के बीच का जो चीज है ना, वो भोग भूमि है। ये जो बीच की लाइन का है ना, वो भी भोग भूमि है। पर ये जो लेफ्ट वाला दिख रहा है ना, ये वाला हमारा विदेश क्षेत्र, और ये कर्म भूमि वाला और ये वाला भी विदेश क्षेत्र है। तो देखिए
तो कितने डिवाइडेड हो गए? एक तो ये दांतों के बीच वाला, ये बॉटम वाला, और ये लेफ्ट वाला, और ये राइट वाला। और इसको भी कैसे डिवाइड करा है? यहाँ पे एक सीतोदा नदी जा रही है, और इधर एक सीता नदी जा रही है। तो देखो लेफ्ट वाला भी दो में डिवाइडेड हो गया, ये पहला और ये नीचे वाला, मतलब तो कितना ऊपर वाला ये दिख रहा है यहाँ पर, ये सीतो नदी से ऊपर का यहाँ पर, और ये दांत के बीच वाला। मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना आप लोगों को? एक तो एक ये दूसरा, और ये तीसरा, ये राइट वाला, और ये चौथा, दिख रहा है? तो कितने कितने क्षेत्र में बढ़ गया ये। और ये बीच वाला तो अलग, ये जो बीच जो दांतों वाला है ना वो अलग, उसमें भी ये लेफ्ट वाला और ये राइट वाला जम्बू वृक्ष वाला लिखा हुआ है, शाल्मली वृक्ष लिखा हुआ है, और यहाँ पे युगल जो दो कार्टून्स बने हुए हैं वो है ना। तो कितना हो गया देखिए, तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे ना 8 हो गए। तो 8 हो गए। ठीक है, इसमें कितना होगा? 1 2 3 4 ऐसा, और यहाँ पे ये अलग है। अब अगर हम देखेंगे ना तो इसके अंदर ये जो ना यहाँ पे पर्वत फिर नदी, पर्वत नदी, ऐसा ना बीच भी, और लैंड, मतलब लैंड पर्वत नदी, लैंड पर्वत नदी, लैंड पर्वत नदी, ऐसे करके ना ये भी किस में डिवाइड हो गए? इसमें 8 है। ये जो है ना ऊपर ये भी 8 है। और प्लीज मुझे टाइम का बता दीजिएगा। ये भी ऊपर 8 है, ये भी नीचे 8 है, लेफ्ट वाला भी 8 है, और ये बॉटम वाला भी, बॉटम लेफ्ट वाला भी 8 है। ठीक है, तो समझ में आया? दीदी एक सेकेंड, यानी आप 8 पर्वत, 8 नदियां और 8 लैंड मासेस बोल रहे हो ऐसे? हाँ, उनको डिवाइड करने के लिए। वैसे तो दिख रही है यहाँ पे एक ही नदी दिख रही है, ये जो दिख रहा है एक नदी। तो ऐसे जो मुझे ध्यान है कि यहाँ पे पर्वत फिर लैंड, पर्वत फिर नदी, ये जो इसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये लग रहा है, पर जो मुझे ध्यान था कि यहाँ हर पर्वत नदी फिर लैंड, पर्वत नदी लैंड, ऐसा। तो हाँ, ऐसे यानी कर 8 करके एक तरफ, फिर वैसे ही सेम नीचे 8, फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 और ऊपर भी 8 ऊपर वैसे, वाले भी 8। तो और कितने बीच में वो क्षेत्र? सीता और सीतोदा नदी। हाँ, वो सीता क्योंकि वो नदियां ही उसको डिवाइड कर रही है ना, पोर्शंस को। हाँ, तो उनका ही ऐसे पानी उधर उधर जा रहा है। हाँ, उनका जा रहा है। और जो बीच वाला पिंक पिंक दिख रहा है ना यहाँ पे, वो हम अभी नहीं ले रहे हैं। ये हमारी भोग भूमि आ गई, ये भोग भूमि। और आपको पता है अच्छा। जम्बू द्वीप का नाम कैसे रखा हुआ है? किसी को पता है जम्बू द्वीप का नाम जम्बू द्वीप क्यों है? नहीं। जम्बू वृक्ष के कारण। हाँ, जम्बू वृक्ष के कारण। ये जो दिख रहा है ये जम्बू वृक्ष यहाँ पे बना हुआ, आपको यहाँ दिख रहा है जम्बू वृक्ष? मेरा कर्सर दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो ये जम्बू वृक्ष ना बिल्कुल सेंटर में, और ये छोटा सा नहीं, ये बहुत बड़ा है। और ये देखिए ना जम्बू वृक्ष बिल्कुल सेंटर में है ना, तो इसके नाम पे जम्बू द्वीप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, तो समझ में आया कि विदेश क्षेत्र में भी कितने लैंड्स हैं, कितने क्षेत्र हैं? क्षेत्र वहां पे, क्षेत्र बोलो या फिर बोलते हैं ना अपने देश अपन होते हैं ना, तो कितने यहाँ पे क्षेत्र हैं? टोटल कितने हुए? 8। वैसे तो अगर 8 बोल रहे हैं तो 32 हो जाएंगे, 8 4 जा। हाँ, 32 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने? 32 हैं, 32 क्षेत्र हैं यहाँ पर, छोटे छोटे। ठीक है, तो विदेश क्षेत्र में कितने? 32 क्षेत्र है यहाँ पर। ओके, और तो अब हम बोलते हैं विद्यमान 20 तीर्थंकर। अभी विद्यमान में कितने अर्यंत हैं जम्बूद्वीप में? 20। जम्बूद्वीप में नहीं, सॉरी, पूरे द्वीप में। विदेश क्षेत्र में। हाँ, विदेश क्षेत्र में। तो कैसे हुए? जो मैंने अभी बताया उसमें पता चला। आप जो वो वैसे बोल रहे थे कि 5 भरत क्षेत्र है और 5 एरावत, तो उनका भी लेके करते हैं ना अपन? हाँ, कैसे सही, करेंगे? बिल्कुल सही। हाँ, उन्हीं का लेके भी करेंगे, पर अब वो कैसे होंगे वो बताते हैं ना। पांचों अब बोले, पर यहाँ पे एक विदेश क्षेत्र में अभी विद्यमान में 4 ही। हमको क्या लगा था, मैं जब पहले की बात बता रही हूँ,
मुझे लगा था इसी विदेश क्षेत्र में सब होंगे 20 विद्यमान वित्त, पर ऐसा नहीं है। ये जो विदेश क्षेत्र है ना, जो जम्बू द्वीप वाला है, उसमें अभी वर्तमान में सिर्फ 4 हैं, 4 अरियन है। कैसे अरियन 4 है? एक ये तो दिख रहा है, एरो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला सुबाहु जी, देखिए हर खंड में एक अरिहंत होते हैं। हर क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में जो 32 है ना, उसके हर क्षेत्र में, मैं अभी की बात बता रही हूँ, ठीक है। ये है, उसमें एक अरिहंत है। एक जो राइट में दिख रहा है, राइट में मेरे कर्सर अगर दिख रहा है, वहां पे एक अरिहंत है। और ये जो नीचे वाला, सीता नदी के नीचे वाला जो है, वहां पे एक अरिहंत है। और जो लेफ्ट वाले सीतोदा नदी के जो नीचे है, वहां पे एक अरिहंत है वर्तमान में। तो टोटल जम्बू द्वीप में कितने अरिहंत हैं? 4। समझ में विदेश आया? क्षेत्र। हाँ, विदेश क्षेत्र में 4 अरिहंत हैं अभी। और वैसे ही 4 किस में है? लेफ्ट वाले धातकी खंड में और लेफ्ट वाले पुष्कराल द्वीप में। ऐसे ही तो कितने हुए? 3। और राइट में भी धातकी खंड में 4 हैं, और उसके राइट में पुष्कराल द्वीप में भी 4 हैं। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 20। कैसे 16 20? 16 कैसे हुए? 20 कैसे हुए? कौन बताएगा? मधु जी आप बताओगे? जवेरी जी आप बताइए। 16 या 20 को जो जस्टिफाई आप कर सकते। जवेरी जी, जवेर जी ना, हाँ सॉरी जी, मैं आपका नाम, हाँ जी, हाँ, नाना करेक्ट तो है। बताइए आप मुझे जस्टिफाई करिए 16 या 20 जो आप अग्री करते हैं। कंफ्यूज ना हो, लेकिन लग रहा था कि 16 जो आइडेंटिकल 2-2 है दोनों तरफ, तो उसमें 4-4 होके 16 हो गए। हाँ, मैं यहाँ पे लिख के, अरे कि कौन वेट कर रहा बट है? ये जम्बू द्वीप के भी तो अपन लेंगे ना, तो फिर 20 हो जाएंगे ना। हाँ, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, मैं करेक्ट इसमें सही गलत अभी नहीं बता रही हूँ, करेक्ट करेक्ट, जस्टिफाई जम्बू करने के द्वीप लिए के भी बोला लेने जवेरी हैं। जी को। हाँ, आप वो पहले वाला डायग्राम फिर से दिखाएंगे? ये वाला बताऊँ? कौन सा बताऊँ? ये हाँ बताओ। जी, हाँ ये वाला, हाँ हाँ 20 हो जाएंगे फिर। हाँ, कैसे? 4-4 दोनों तरफ और बीच में 4, जी बिल्कुल, है ना? वेरी गुड, अच्छा सॉरी हाँ बहुत अच्छा। तो अब सबको समझ में आया जो बोल रहे हैं जवेर जी? देखिए, 4 हमने क्या बीच के काउंट करे, जम्बू द्वीप के। फिर 4 हम लेफ्ट वाले के करेंगे, मतलब 4 + 4 8, और उसके बाद वाला भी 4। तो कितने हुए? 8 और 4 12। फिर अब राइट में आई मैं, तो 12, और यहाँ पे भी 4 है ना? तो क्योंकि यहाँ पे भी विदेश क्षेत्र है, मैंने बताया था ना, जैसा भरत क्षेत्र यहाँ पे ना, वैसी विदेश क्षेत्र भी यहाँ पर है। वैसा का वैसे विदेश क्षेत्र कहाँ है? एरावत क्षेत्र में भी है, सॉरी अपने पुष्कर द्वीप में भी वैसा का विदेश क्षेत्र है। तो टोटल भरत क्षेत्र भी 5 है, विदेश क्षेत्र भी 5 है, एरावत क्षेत्र भी 5 है। मतलब जो रचना जम्बू द्वीप में बनी, सॉरी हाँ जम्बू द्वीप में बनी है, वैसी की वैसी रचना यहाँ पे भी बनी है, घाटकी खंड और पुष्कर द्वीप में। तो विदेश क्षेत्र जो भरत क्षेत्र में है, वैसा का वैसा इधर भी है। तो भरत क्षेत्र में अभी विद्यमान में 4 हैं, तो लेफ्ट वाले घाटकी खंड में भी 4 हैं। तो ऐसे करके वे 4 + 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। तो ऐसे विद्यमान 20 तीर्थंकर। ठीक है, अब बताएं एक इंटरेस्टिंग बात, कौन से भगवान तीर्थंकर के काल में सबसे ज्यादा 160 तीर्थंकर हुए हैं? कोई बता सकते हैं? शिल्पा जी? मल्लीनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान के काल में। यस, अजितनाथ भगवान। अजितनाथ भगवान के काल में पता है कितने तीर्थंकर थे विद्यमान? 170 नो 160 160। आप उनको विदेश हटा क्षेत्र दो, में 160 हाँ, और और 10 बाकी। 170 उसमें कैसे हुए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। अब पर वो बाद में बताएंगे, जब हम काल पढ़ते हैं ना उसके बाद। अब ये समझ में आ गया था ना विदेश क्षेत्र,
ठीक है, अब बताती हूँ, चलिए बता ही देती हूँ। तो देखिए विदेश क्षेत्र में भी क्या होता है, ये हुआ इस टाइम पे बेसिकली अभी विद्यमान में 4 है, बट उस टाइम पे अजितनाथ भगवान के काल में जो जितने भी क्षेत्र दिख रहे हैं ना, टोटल कितने क्षेत्र हुए, ऊपर वाले 8, नीचे वाले 8, मतलब सीता नदी से ऊपर वाले 8, सीता नदी से नीचे वाले 8, और सीतोदा नदी से ऊपर वाले 8, और सीता नदी से नीचे वाले 8, तो टोटल 32। 8 8 16 8 3 24 8 चौक 32, तो 32, और हर लैंड में एक एक तीर्थंकर। अभी बाकी लैंड में नहीं है, एक ही लैंड में है, पर उस टाइम पे हर लैंड में तीर्थंकर थे। तो सोचो, और तो कितने हुए तीर्थंकर, 32 है। ऐसे ही 32 किसमें, 32 इंटू 5, 32 इंटू 5 160 160, और अब 170 कैसे हुए, मतलब 160 किसमें, विदेश क्षेत्र में। अब मैंने 32 इंटू 5 कैसे किया, सबको पता चला ना। 5 कैसे, आधा घाटी भरत खंड, हाँ ये सभी लाजिम, ये तो 4 यानी पार्ट्स है ना अपने, तो फिर वो 5 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में 32 हो रही है ना, हाँ 4 में 8 30, 8 हाँ 8 8। हाँ, ये तो 32 किसमें हुए, जम्बू द्वीप में। ऐसे ही घाटी हाँ खंड में कितने हुए, 32 वहां पे भी है नगरियां। विदेश क्षेत्र में वहां के भी 32 है, ऐसे ही पुष्कर द्वीप में ओके भी हाँ, 32 है। यानी जो आप वो साइड के दोनों हाफ हाफ बोल रहे हो, तो टोटल 4 और पार्ट्स हो गए, तो उस यानी टोटल हाँ 5 ऐसे। हाँ, पहला पार्ट, दूसरा ओ पार्ट, ये तो और ये बीच का है, तो हमेशा 5 पार्ट समझ लो। तो 32 नगरी विदेश क्षेत्र की है, तो 32 इंटू 5 160, और 160 नगरियों में तीर्थंकर थे उस टाइम पे, ठीक है। यानी 160 तीर्थंकर। 160 तीर्थंकर थे उस टाइम पे। अब 170 कैसे हुए, उस टाइम पे भरत क्षेत्र में भी, मतलब 5 भरत क्षेत्र में भी एक एक तीर्थंकर थे, ठीक है। तो 5 और ऐड कर दो, 160 में 5 ऐड करें, 5 भरत के, ठीक है। तीर्थंकर थे भरत में, एक भरत क्षेत्र में, दूसरे भरत क्षेत्र में, तीसरे भरत क्षेत्र में, चौथे भरत क्षेत्र में, और 5वें भरत क्षेत्र में। मैं आपको भले ना बोर्ड पे भी लिख के बता दूंगी। तो कितने हो गए, 165, 165। और ऐसे ही कितने हुए, एरावत क्षेत्र में भी हो गए, एरावत क्षेत्र में भी हो गए। एरावत क्षेत्र कितने हुए, 5, एक जम्बूद्वीप का एरावत क्षेत्र, और एक घाटकी खंड का, मतलब लेफ्ट वाले पश्चिम का, और पश्चिम पुष्कर द्वीप का। तो ऐसे कितने, 5 एरावत और हो गए। तो पांचों में भी उस टाइम पे तीर्थंकर थे। तो 165 प्लस 5 170, तो उस टाइम पे 170 तीर्थंकर थे वर्तमान, एट प्रेजेंट, एट अ टाइम। समझ में आया। तो मिनिमम कितने हैं पूरे जम्बूद्वीप में, 16, सॉरी विद्यमान 20 तीर्थंकर, और मैक्सिमम कितने हुए, 170 170। आई होप सबको समझ में आया। ये थोड़ा सा डिटेल में अपने को याद रखने के लिए कि हमारा 3 लोग कैसा है। मिनिमम 20 ना, क्योंकि 5 विदेश हाँ क्षेत्र है, राइट। हाँ, वही मिनिमम 20 बोला। मिनिमम 20 और मैक्सिमम 170। है ना। अच्छा अब सुना तो मैं, था, पर ये क्लैरिटी तो आज ही आई मेरे को पूरा। चलिए अच्छा, अभी और इसको मैं ना डिटेल में कर सकती हूँ। और एक और चीज देखिए, आपको सबको पता है सुमेरु पर्वत कहाँ पर है, जम्बूद्वीप में बड़ा सा मेरू बना हुआ है। मेरू मतलब पर्वत, है ना। और उसकी ऊंचाई उतनी है जितना मध्यलोक है। मध्यलोक की जितने एक राजू के उतना वो बड़ा है ना। मैं आगे शायद इसमें पीपीटीज होंगी, तो उतना ऊंचा मध्यलोक है। और उस जो हमारा सुदर्शन मेरू की हाइट है ना, वो उतना ही बड़ा। और जैसे सुदर्शन मेरू खत्म हुआ, और उसके बाद में क्या हो जाता है, अपर वर्ल्ड चला जाता है, मतलब अधोलोक चला जाता है, मतलब स्वर्ग वाला हिस्सा चालू हो जाता है, ठीक है। उसका भी आएगा, पर मैं बता रही हूँ। ऐसे ना 5 मेरूज हैं इंपॉर्टेंट। 1 है सुदर्शन मेरू, विच इज जस्ट सेंटर ऑफ जम्बूद्वीप।
और उस जो घातकी खंड में जो था ना मेरू, वो है पश्चिमी घातकी खंड का मेरू सुदर्शन मेरू, उसको और और पश्चिमी पुष्करा द्वीप का सुदर्शन मेरू को क्या बोलते हैं मैं बताएंगे भी। ठीक है, ऐसे कितने हमारे पे मेरूज हैं? टोटल 5। और देखिए जो जम्बू द्वीप में जो सुदर्शन मेरू है वो है ना, उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। और बाकी जो लेफ्ट वाले, मतलब देखिए ये जो लेफ्ट मतलब क्या बता रही हूँ, ये जो वाला है ना, यहाँ पर ये जो लेफ्ट वाला ग्रीन लेफ्ट में जो है, वहां पर एक मेरू है। और ये जो पुष्कराज द्वीप है ना, उसमें एक लेफ्ट में एक मेरू है। ऐसी जो राइट वाला पोर्शन ग्रीन वाला दिख रहा है ना, वहां एक मेरू है। और उसके बाद में जो पूर्वी पुष्कराज द्वीप दिख रहा है, वहां पे भी एक मेरू है। तो ऐसे कितने मेरू हो गए? 5। ये 5 मेरू है। पर जो बीच वाला जम्बू द्वीप का मेरू, उसकी हाइट सबसे ज्यादा है। और बाकी जो 2-4 बचे हुए हैं, उनकी हाइट उससे कम है। अब एक क्वेश्चन है, जैसे मंदिर में आप लोगों ने देखे ना ये मेरू लगे हुए, मेरूज लगे हुए थे मतलब हम दिगंबर के मंदिरों में मोस्टली मेरूज लगे हुए रहते, वेदी कह रहा हूँ, वेदी पे ऐसे ये सब मेरूज। ठीक है, अभी ये पूजा थी, हम लोग बोलते भी हैं, मतलब पूजा में जल फल 8 तरफ अर्घ प्रीति धरी है, गणधर इंद्र आदि होते स्तुति पूरी न कर रही है। तो इसे 20 तीर्थंकर के और ऐसे जितने भी है ना इसके यहाँ पे बोलते हैं। अब ये जो मैं बोल रही थी ना, ये जो मेरू, तो 2.5 द्वीप में कितने मेरू हैं? जो बीच वाला है सुदर्शन मेरू, और घात की खंड के जो मेरूज है ना, उसको हमने अचल बोला लेफ्ट वाले में, और राइट वाले को विजय बोला। और जो पुष्करा द्वीप में है ना, वो विद्युन्माली, और जो नीचे वाला है वो मंदर। ठीक है, ये ऐसे मेरूज हैं। और उनकी हाइट अचल मेरू की विजय मेरू विद्युन्माली से कम है या ज्यादा है? कोई बता सकता है? प्रगति जी, मेरा क्वेश्चन है, अचल मेरू की हाइट विद्युतमाली से कम है या ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा है। और कोई जी बता मैडम, सकता सबसे है? ज्यादा सुदर्शन के, उसके बाद सेम है, सेम है। सेम है। देखिए क्या है, सिर्फ सुदर्शन मेरू की हाइट सबसे ज्यादा है। उसके बाद में ये जो विद्युतमाली, अचल, विजय और मंदर, ये चारों की हाइट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इन चारों में। मंदिरों में दिखते हैं अलग हैं, थोड़े ऐसे ऐसे कर लेते हैं, पर हो सब वैसे हाइट सबकी सेम है। अभी विद्यमान 20 तीर्थंकर में जो अभी श्री आदि, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये दोनों में कोई बता सकता है? आदिनाथ स्वामी और सिमंदर स्वामी में क्या डिफरेंस है अभी वर्तमान काल में? वर्तमान काल में जो सिमंदर स्वामी वे है, सिद्ध है, हाँ वो नम्रता जी अरिहंत बोलिए। है, वो कौन से अरिहंत वाले? है। कौन से वाले? श्रीमंदर स्वामी। अच्छा, तो आदिनाथ भगवान अरिहंत नहीं है? नहीं, सिद्ध हो गए हैं। कौन ये जो नम्रता जी बोल रही हैं, वो सही है विधि जी? जी मुझे लग रहा है, और ये जम्बूद्वीप और आपका विदेश क्षेत्र ने जो भरत क्षेत्र और विदेश क्षेत्र जो आपने लिखा ऑलरेडी है, तो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आदिनाथ भरत क्षेत्र के है, हाँ, और सिमंदर स्वामी महाविदेश क्षेत्र। महाविधि क्षेत्र। पर अभी वर्तमान में दोनों में क्या डिफरेंस है? नम्रता जी ने बोला आदिनाथ भगवान अभी अरिहंत नहीं है। सिद्ध पद पाम। हाँ बिल्कुल नहीं, सही। ये भरत क्षेत्र में है, ये वो एरावत क्षेत्र में थे, बट अभी जो वर्तमान में, बिल्कुल आपने सही बोला कि आदिनाथ भगवान अभी वर्तमान में अरिहंत है कि सिद्ध? वर्तमान में सिद्ध हैं। आदिनाथ भगवान स्वामी अरिहंत थे, पर अब वो सिद्ध हैं। बट सिमंदर स्वामी अभी भी क्या है? अरिहंत। अभी भी विद्यमान। अरिहंत।
विद्यमान है, यानी कि चार अभी हम कर्मों का शेर, हाँ अभी भी ओरियन थी हमारे चार को, कर्म, हाँ है ना, ठीक है। अब है ना, मैं थोड़ा सा भरत, अपन कहाँ रह रहे हैं, भरत क्षेत्र में, हाँ भरत क्षेत्र में रह रहे हैं, और कौन से काल में रह रहे हैं, आगे पंचम। करना है। पंचम काल चल रहा है, ठीक है। अब समझते हैं कि पंचम काल क्या है, व्हाट इज पंचम काल। तो देखिए, हम काल चक्र मतलब जो टाइम साइकिल है ना, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ऋतु चेंज होती है ना, जैसे विंटर समर, ये एक साल में एक ही बार, मतलब वो कभी आएगी नहीं क्या, इस बार विंटर आ गया तो नेक्स्ट टाइम आएगी क्या विंटर, आएगी आएगी, यानी कि साइकिल है, साइकिल हाँ। है ना। तो ये अभी हमारा जो टाइम साइकिल है ना, काल का साइकिल, वो अभी जो चल रहा है, वो ऐसे कितने साइकिल्स हुए हैं, काउंट कर सकते हैं ऐसे कितने साइकिल्स हुए हैं। जैसे समर के कितने साइकिल हो गए, समर 10 बार आ गया, 15 बार आ गया, 50 बार, 100 बार आ गया, अनंत। हाँ अनंत, मतलब वो जो साइकिल है, वो टाइम कब से चल रहा है, ऐसा है नहीं कि कभी रुका है। तो जो हम काल बोल रहे हैं ना, पंचम काल, वो कितनी बार आया होगा, अनंत। अनंत बार आया होगा, ऐसा नहीं कि अभी चल रहा है अब इसके बाद में आएगा ही नहीं। तो इसलिए हम उसको क्या बोला, साइकिल, ये इन्फिनिट साइकिल है, ये होती रहेगी ऐसा। तो देखिए, ये जो काल चक्र का आपको दिख रहा होगा, तो इसको पूरा, ये काल चक्र को हमने ना 2 में डिवाइड करा, कैसे, देखिए यहाँ पे ना, ये पूरे चक्र अवसर को हम और अवसर, हाँ, एक पूरे चक्र को हम क्या बोलते हैं, कल्प काल। पूरे चक्र को बोलेंगे काल चक्र। प्लीज मेरे को टाइम बता दीजिएगा, आपको जब तक यू वांट टू स्टे ऑनलाइन, अदरवाइज हम क्लास बंद कर देंगे, ठीक है। आई एम ओके टू कंटिन्यू, बट स्टिल मुझे बता दीजिएगा। यस, देखिए, एक है, इस पूरी साइकिल को हम बोलते हैं कल्पकाल, ठीक है, पूरी साइकिल को जिन्हें, और उस साइकिल को हमने डिवाइड कर दिया, जैसे पूरा चक्र दिख रहा है ना, ऐसा सर्कल, उसको बोलते हैं कल्पकाल। और उसको हमने 2 में डिवाइड किया, एक को डिवाइड किया उत्सर्पणी, लेफ्ट वाला, मतलब ये देखो एरो नीचे से ऊपर जो जा रहा है ना, वो है उत्सर्पणी, विच इज यू कैन से असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, 3 चीज, लेफ्ट से राइट में जा, मतलब ऊपर की साइड में जा रहा है, इसको बोलते हैं उत्सर्पणी, मतलब असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग। हाँ, और जो राइट वाला जो सर्कल है, जो ऊपर से नीचे आ रहा है, एरो दिख रहा है, ब्लू, ये रेड, तो इसको बोलते हैं अवसर्पणी, हाँ, ठीक है। तो देखिए, अब इसमें ये एरो का क्या बता रहा है, नीचे से, मैंने क्यों बोला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब यहाँ पे पहले कम हैप्पीनेस थी, कम वेल्थ थी, एज भी कम थी, और बॉडी हाइट वगैरह ये भी कम थी, और वो पहले कम से फिर थोड़ी ज्यादा हुई, फिर ज्यादा हुई, ज्यादा हुई, ज्यादा हुई, और ये जो सेंटर लेग ऑन टॉप में आके बिल्कुल मैक्सिमम हो गई, इस वाले लेफ्ट वाले में। और राइट वाले में मैक्सिमम था सब चीज, और कम 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 होता गया, तो उसको बोला अवसर्पणी काल, यानी कि मैक्सिमम हाइट थी, फिर हाइट लोगों की कम होने लगी, उनके पास वेल्थ भी कम होने लगी, हेल्थ भी कम होने लगी, बॉडी एज भी कम होने लगी। तो ऐसे अवसर्पणी काल में ज्यादा से कम हुआ, और उत्सर्पणी काल में कम से ज्यादा हुआ। ओके, समझ में आया? यस ठीक है, मैम। ओके, ये क्या सबको पता ही होगा, बट फिर भी ठीक है। उत्सर्पणी काल में जो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, हैप्पीनेस, स्ट्रेंथ है, ये सब है, ये ट्रेंड वर्स से कंडीशन से बेस्ट होती है, और अपोजिट में अवसर्पणी पे कम कम होती जाती है, ठीक है। अभी हम प्रेजेंटली, और देखिए यहाँ पे क्या है, हमने ना इसको कितने डिवाइड, यहाँ पे दिख रहा है डिवीजन, ये ब्लू, मतलब 2 हैप्पी फेसेस, 1 हैप्पी फेस, हैप्पी सोरो, हैप्पी सोरो, हैप्पी, फिर सोरो सोरो। तो ये एक, ये जो दिख रहा है वो कितने ब्लू पोर्शन है, कितने पोर्शन में डिवीजन हुआ है, ये इस हाफ को कितने पोर्शन में डिवाइड किया है, जल्दी से बताइए विधि जी। ये जो अवसर्पणी को कितने कितने में डिवाइड किया है?
6 6 and और 6 6 तो एवरी उसको क्या हम बोलते हैं? आरा। पहला आरा आरा, को दूसरा आरा, तीसरा आरा। तो पहले आरा को क्या बोलते हैं? सुखम 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 मतलब हैप्पी हैप्पी। सेकंड सुखम, सुखम फिर सुखम थर्ड वाले को सुखम दुखम, फोर्थ फिर वाले को दुखम दुखम सुखम सुखम, फिर उसके फिर बाद में दुखम दुखम, फिर फिर दुखम दुखम दुखम। दुखम फिर अपोजिट में हम किससे शुरुआत करें? हैप्पी हैप्पी से क्यों नहीं शुरुआत करें? दुखम दुखम क्योंकि क्यों? मैं क्वेश्चन अनिल जी, हमने वापस सैड सैड फेस से क्यों शुरू करा? नीचे भी, नीचे से ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में करें। हाँ, तो क्योंकि यहाँ पे फिर क्योंकि हमारा एंड किससे हुआ था? दुखम दुखम से। तो फिर हम दुखम से शुरुआत होगी, फिर दुखम बहुत ज्यादा दुखी, फिर थोड़े कम दुखी, फिर दुखी थोड़ा सुखी भी, फिर मतलब ज्यादा सुखी दुखी, फिर उसके बाद में सुखी, फिर बहुत सुखी। तो ऐसा छठा आरा कौन सा हुआ? लेफ्ट वाले में छठा आरा सुखम सुखम है। छठा आरा कौन सा है अवसर्पणी के काल में? मेरा क्वेश्चन। सुखम सुखम है, अवसर्पिणी में सुखम सुखम है पहला आ रहा। हाँ, तो अगर किसी ने बोला कि पहले दुखम आरे में, अगर मैंने पूछा कि क्यों दूसरा आरा कौन सा है, तो आपको ये क्वेश्चन होगा कि अवसर्पणी काल का दूसरा आरा कि उत्सर्पणी काल का दूसरा आरा। हाँ, तो जैसे हाँ मैंने पूछा अवसर्पणी काल का सेकंड आरा कौन सा है? सुखम सुखम। और अवसर्पणी का सॉरी उत्सर्पणी काल का सेकंड आरा कौन सा है? दुखम दुखम। हाँ, समझ में आया इसका मेरा क्या मतलब था? कि आरा डिफरेंट हो जाएगा ना, मतलब नंबर डिफरेंट हो जाएंगे दोनों के। ऐसा नहीं होगा कि इसका दूसरा आरा है तो वैसा का वैसा सेम उसका भी मतलब उत्सर्पणी का भी दूसरा आरा है। आया समझ में? आशिमा जी, अभिलाषा जी, विधि जी, अनिल जी, जवेरी जी, है ना? हाँ जी दीदी, हाँ जी दीदी। जी आगे बढ़ते। तो यही जो मैंने बताया ना, तो टोटल कितने आराज हैं पूरे कल्पकाल में? कल्पकाल में कितने आराज हैं टोटल? पूरे में कितने आराज हैं टोटल? 12 12 है ना? तो मैं इसलिए क्वेश्चन पूछी हूँ ताकि आपको मतलब सॉरी फटाफट वो रहे। अब देखिए मैंने पूछा, देखिए अब हम भोग भूमि का बताते हैं। तो जो सुषमा काल है ना, मतलब सुखम काल, सुषमा उसमें भोग भूमि रहती है। जो सुषमा काल है उसमें भी भोग भूमि है, और सुषमा दुष्मा है उसमें भी भोग भूमि है। ठीक है, ये तीनों भोग भूमि है, जो काल नहीं। तो देखिए पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आना किसका? अवसर्पणी काल में कौन सी भूमि है? कौन सी भूमि है? भोग भूमि। और इसके उत्सर्पणी काल में सुषमा और सुषमा दुष्मा में कौन सी भूमि है? उसमें भी कर्म भूमि है कि भोग भूमि है? भोग भूमि है। कर्म भूमि। देखिए सुषमा दुष्मा उत्सर्पणी काल में कौन सी भूमि है? कर्म भूमि की भोग भूमि? किसमें? अच्छा, कौन से काल में? उत्सर्पणी काल के सुषमा और सुषमा दुष्मा में कौन सी भूमि है? भोग भूमि है। भोग भूमि रहेगी। देखिए जैसे जहां जहां सुखम है ना, सुखम मतलब सुषमा दुष्मा, यानी कि पहला दूसरा तीसरा आरा, और इधर से चौथा पांचवा छठा आरा उत्सर्पणी का, इसमें भोग भूमि रहती है। ठीक है, अब बची कर्म भूमि और भोग भूमि क्या है वो भी मैं बताती हूँ। और ये जो फोर्थ आरा, फिफ्थ आरा और सिक्स्थ आरा ऑफ अवसर्पणी काल, वहां पे कर्म भूमि रहती है। और इसका पहला आरा, दूसरा आरा और तीसरा आरा किसका? उत्सर्पणी काल का, उसमें कर्म भूमि रहती है। और चौथा पांचवा छठा आरा
उस उत्सर्पणी काल में उसमें भोग भूमि रहती है। ठीक है, अब कौन बताएगा भोग भूमि और कर्म भूमि? देखो, भोग भूमि मतलब, भोग भूमि यानी कि वहां पे कुछ काम करने की जरूरत नहीं, खाने के लिए आपको काम नहीं करना है, वहां पे क्या मिलता है? तो देखिए वहाँ भोग भूमि और कर्म कल्प भूमि क्या वृक्ष। है? तो देखिए, अब मेरे क्वेश्चन है अपने दिमाग में, तो देखिए जितनी भी नीड्स हमारी रहती है, डिजायर्स, हमारी इच्छाएं रहती है ना, वो कौन फिलफिल करता है? ट्रीज। और उन ट्रीज को क्या बोले हैं? कल्प वृक्ष। और कितने टाइप के ट्रीज होते हैं? कल्प वृक्ष कितने टाइप के होते हैं? 12। 10। 10। ठीक है विधि जी, भोग भूमि में कितने टाइप के कल्प वृक्ष होते हैं? जी 10, आई गॉट इट, है ना? हाँ जी। अच्छा, और भोग भूमि में ना 3 टाइप का, जैसे 3 काल है ना, सुषमा 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 दुष्मा, तो उसमें क्या, ये क्या 3 भोग भूमियां, मतलब भोग भूमि है। अब इन तीनों में डिफरेंस तो होगा ना, क्योंकि अलग अलग हैं, तो पर है भोग भूमि, पर फिर भी अलग अलग बता रहे हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस है अपन अपन देखते हैं। ठीक है, जो पहला वाला जो है ना, जो सुषमा सुषमा है, उसको बोलते हैं उत्तम भोग भूमि। ठीक है, जो बीच वाला, जो सेकंड वाला था अपने, उसको बोलते हैं मध्यम भोग भूमि, और तीसरा जो था, जो सुषमा दुष्मा वाला था, उसको बोलते हैं जघन्य भोग भूमि। ठीक है, तो भोग भूमि के तीन तीन वो वेरिएशंस, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो जो उसमें क्या डिफरेंस होता है, जब हम जब मनुष्य होता है ना, उसको जैसे अपने को कितना खाना, जैसे सुबह खाते हैं, शाम को खाते हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता है। वहां पे ना एक इतने से, एक छोटे से मतलब बेर होता है ना, बेर के आकार का भी कुछ खा लो तो पेट भर जाता है। बट जो दूसरा वाला भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि है ना, उसमें थोड़ा बहेड़ा के बराबर का फ्रूट खाओ, मतलब उतना कुछ खाओ तो पेट भरता था। और तीसरी जघन्य भूमि में आंवले के बराबर का कुछ खाओ ना, तो उससे पेट भरता था। तो इसमें भी ना थोड़ा कम होता जा रहा है। ठीक है, और भोग भूमि के सभी जीव के होते हैं मंद कषायी होते हैं, और उनको मलमूत्र नहीं आते हैं। अब जो भोग भूमि के जो जीव है ना, वो कैसे उत्पन्न होते हैं, मतलब पैदा कैसे होते हैं? युगलिया के रूप में पैदा होते हैं। युगलिया मतलब एज ए ट्विंस पैदा होते हैं। ट्विंस में एक बॉय रहता है और एक गर्ल रहती है। ठीक है, और पैदा होते से क्या होता है, उनके माँ बाप जो उत्तम भूमि में है ना, उनके माँ बाप पैदा हो, वो पैदा हुए और वैसे उनकी मरण हो जाता है। और जो लेडी होती है उसको जमाई आती से ऐसे होता है, और पुरुष भी मर जाता है। ठीक है, जैसे ही पैदा होते हैं बच्चे तो, और उसके बाद बच्चे पैदा होके कैसे भी बड़े हुए, माँ बाप तो रहते नहीं है, तो नहीं, उनकी वो जो जैसे पैदा होते हैं ना, उसके उत्पत्ति के 7वें दिन से ही वो मतलब अपना क्या करने लगते हैं, खाना पीना उनका चालू हो जाते हैं। फिर 7वें, तो 1 वीक नहीं होता है, वो औंधे रहने लग जाते हैं। तीसरे सप्ताह में जैसे लड़खड़ाते लड़खड़ाते चलने लग जाते हैं, और चौथे सप्ताह में स्थिर गति से चलने लगते हैं। मतलब जैसे बच्चा चलने नहीं लग जाता, ये 2 साल का बच्चा, पर वहां पे तो कितने चौथे सप्ताह से ये सब काम शुरू हो जाता है। और ये जो जब भोग भूमि के जो लोग होते हैं ना, उनकी हाइट बहुत ज्यादा रहती है। पर छठे आरा वाला, मतलब पहले आरा जो सुषमा सुषमा है, उसमें सबसे ज्यादा हाइट होती है, पर वो धीरे धीरे कम होती जाती है। और 5वें सप्ताह में ना वो यंग, मतलब संपूर्ण कलाओं और गुणों से युक्त हो जाते हैं। छठे सप्ताह में संपूर्ण यौवन युक्त हो जाते हैं, और 7वें सप्ताह में एक दूसरे, मतलब स्त्री पुरुष के रूप में देखने लगते हैं। अब आया, ये तो कौन सी बात हुई थी हमारी, भोग भूमि वाली। ठीक है, भोग भूमि के में लोग कैसे अपनी सुविधाएं, मतलब अपना कल्प वृक्ष से अपने विषय कषायों की पूर्ति करते थे। और वो कल्प वृक्ष में बताऊं ना, थोड़े थोड़े से कौन कौन से थे। ग्रहांग वस्त्र, ग्रहांग मतलब घर वाला, जिस जाओ अपने को भवन देता था। पात्रांग मतलब अपने को बर्तन देता है। आहारांग मतलब आहार।
पानांग मतलब पेय पदार्थ, वस्त्रांग मतलब वस्त्र वाला, और भूषणांग मतलब ज्वेलरी देने वाला, पुष्पांग मतलब पुष्प की माला, दीपांग मतलब लाइट्स दिए वाला, और ज्योतिरंग मतलब दिन। देखिए कर्म भोग भूमि में कभी दिन और रात होते ही नहीं थे। दिन और रात जैसे हमको यहाँ पे होते हैं ना, वहां पे दिन और रात होते ही नहीं है। तुर्यांग मतलब जो अगर हमको संगीत का शौक है, संगीत सुनना है, तो ये वाले पेड़ से। तो ऐसे 10 टाइप के पेड़ थे। ठीक है, अब चौथा और पांचवा में क्या होता है? चौथे पांचवे मतलब अवसर्पणी काल का चौथा पांचवा आरा में क्या होता है? चौथे आरे में ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चौथे आरे में क्या होता है? कौन बताएगा? तीर्थंकरों का जन्म। तीर्थंकरों का जन्म होता है। यस। और कर्म भूमि शुरुआत होती है। कर्म भूमि शुरू हो जाती है। ठीक है, और कौन बताएगा? विधि जी आप बताएंगी, जवेरी जी आप बताएंगी? मोक्ष का हाँ, पुरुषार्थ हो सकता है। मोक्ष का पुरुषार्थ हो सकता है। यस, इसी में 63 साल का पुरुष इसी काल में जन्म लेते हैं, राइट। है ना? और क्या अच्छी अच्छा, अब बताओ, ये जो तीसरे काल से चौथे काल में आए, तो एकदम से लोगों को समझ में आ गया क्या कि जैसे पहले तो कल्पवृक्ष लेते थे, फिर उसके बाद में एकदम से काम करना पड़ा, मतलब वहां से कल्पवृक्ष चले गए, मतलब भोग भूमि खत्म तो कर्म भूमि आ गई, कर्म भूमि आ गई तो मतलब सब काम खुद से करना पड़ेगा। तो वो जो ट्रांजिशन फेज है ना, कि देखो उसमें तो कल्पवृक्ष थे, हमको काम ही नहीं करना पड़ता था, और अब एकदम से काम करना पड़ा। तो जो ट्रांजिशन फेज है ना, वो ट्रांजिशन फेज को किसने हैंडल करा? किसने बताया? आदेश्वर दादा ने। कुलकर ने। किसको पता है कुलकर के बारे में? 14 कुलकर होते हैं। हाँ, कितने कुलकर होते हैं? 14 कुलकर होते हैं। उसमें अंत जो हमारे और कुलकर का क्या काम रहता है, एक बार में देखते हैं अपन। हाँ, ये जो 14 कुलकर है ना, ये ढाई द्वीप के अंदर ढाई द्वीप के अंदर कितने कुलकर, जैसे तीसरे काल में क्या देखा? तीसरे काल में का नाम क्या है? सुषमा दुष्मा। मतलब बहुत टाइम तक तो सुख था, पर वो सुख धीरे धीरे करके दुख में होने लगा। तो यानी दुख में कैसे है ना, कि कल्पवृक्ष जाने लगे, उनको उसकी परेशानी होने लगी। फिर ये जो कुलकर का काम क्या था, मैं जल्दी से बताती हूँ क्योंकि अपने को ये सब आते हैं। कुलकर का काम क्या था? उनको पहले बच्चों को तो देखते ही नहीं थे ना, जैसे बच्चा पैदा जो ट्विंस पैदा होते थे वो मर जाते थे, जो युगल थे। तो अब क्या होने लगा, जैसे जैसे चौथा काल के समीप आए ना तीसरे काल में, तो वो क्या है कि थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए वो जीवित रहे, है ना? और उन्होंने बच्चों को देखा, तो उनको जब बच्चों को देखा तो उनको लगा अरे ये कौन है, इन्हें इतना आश्चर्य हुआ क्योंकि वो तो पहले मर जाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कल्पवृक्ष भी कम हुए। फिर दूसरा फिर क्या उनको सूर्य दिखा, चंद्रमा दिखा। बोले अरे ये क्या हुआ, ये तो कुछ कुछ नया उग रहा है, रात हो रही है। तो ये सब ट्रांजिशन फेज को किसने बताया? कुलकरों ने। कुलकरों का क्या काम था? जैसे सबसे पहले जैसे ताराओं को देखने से उत्पन्न हुए भय का निवारण करा। फिर जो क्षेमकर कुलकर आए ना, उन्होंने क्रूर, श्रापद आदि शब्दों को सुनकर भय का निवारण किया। अत्यंत क्रूरता को धारण करने वाले पशुओं को लाठी आदि से तर्जन करना सिखाया। तो इस तरह से कल्प वृक्ष और फल भी अल्प होने से लोगों में झगड़ा देखकर कल्प वृक्षों की मात्र वचन से सीमा करी। तो ऐसे धीरे 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 करके ये सब किसने करवाया? कुलकर ने। और आखिरी कुलकर कौन थे? आखिरी कुलकर थे नाभि राय। वो आदिनाथ भगवान के फादर थे, और उन्होंने ये बताया कि फल फ्रूट पेड़ों पे लगे हुए हैं, उसको खाओ। तो वहां से खत्म हो गए। देखिए, नाभि राय और आदिनाथ भगवान के काम में क्या डिफरेंस था, कि नाभि राय ने जो फूलों पे था ना, उनको खाना बताया कि देखो ये फ्रूट खा सकते हो तुम। उनको नहीं पता था, ऑटोमेटिकली जो उगा हुआ चीजें था ना, वो सब, ये पानी पी सकते हो, उस टाइम पे उनको नहीं पता था। पर आदिनाथ ने क्या हुआ, खेती करना सिखाया, यानी उगाना सिखाया। तो ये डिफरेंस है नाभि राय और आदिनाथ भगवान के, इसमें दोनों में। समझ में आया?
उस टाइम पे नाभिरा ने करना सिखाया नहीं कि तुम खेती ऐसे करो तो ये उगेगा, फ्रूट्स ऐसा पैदा करो तो ये उगेगा, ये डिफरेंस है। ठीक है, ठीक है। यहाँ तो ये मैंने सब बता दिया, एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे ना चौथे काल में क्या हुआ बताया था ना, 60 शलाका पुरुष हुआ है। और यहाँ पे दुखमा काल में अब क्या चल रहा है अपना पंचम काल, उसका नाम क्या है, दुखमा। तो हमारे पास धर्म तो रहेगा पर तीर्थंकर नहीं रहेंगे। तो ये जो पूरा 5वां काल है ना, उसमें और हाइट वाइट सब कम हो जाएगी। तो अब वो जो छठा काल आएगा उसमें हाइट मैक्सिमम, हाँ, अपनी एज क्या रहेगी, 20 साल ही रहेगी। अभी हमारी देखो पहले 100 साल होती थी, अब कम होते हुए हो रही है ना। अब छठे काल में 20 साल ही हो जाएगी मैक्सिमम। तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है, मतलब अगर मैं इसको बताना चाहूँ तो कर सकती हूँ। जैसे ये ना अपना पंचम काल क्या है, कितने हजार, 21,000 ईयर्स तक रहेगा पंचम काल। ठीक है, और अभी हम कौन से वाले पे, हमारे कितने हो गए इस पंचम काल के, 2500 या 2000, मतलब 600 के करीब अब हो जाएंगे हमारे। और ऐसे कितने टोटल हैं, 21,000 वर्ष हैं पंचम काल के। ठीक है, तो शलाका पुरुष होते हैं चौथे आर्य में 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 नारायण और 9 प्रति नारायण। इसका अपन बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में ये विद्यमान तीर्थंकर हैं, है ना। ऐसे 14 कुलकर के बारे में हमने पढ़ा था। अब मैं हाँ, मैंने खत्म कर दिया। अब मैं जो बताना चाह रही थी वो फटाफट में अपन स्वर्ग के बारे में और नरक के बारे में पता कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा काल भी हो गया था, ये भी हो गया। स्वर्ग कितने होते हैं, स्वर्ग कितने, 16। तो अधोलोक में सिर्फ स्वर्ग ही है क्या, 14 स्वर्ग है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक में सिर्फ 16 ही स्वर्ग हैं, उसके अलावा कुछ है, ग्रेवेक है, नदियां, 14 नदियां है, 9 ग्रेवेक, 9 ग्रेविक है, और सर्वात अनुदेश सिद्धि, 5 अनुत्तर और हाँ, सिद्धशिला है ऊपर। सिद्धशिला भी है ना। तो एक सेकंड में आपको शायद एक शेयर करती हूँ मैं, उसको समझने के लिए फटाफट, क्योंकि फिर आपका टाइम भी हो रहा है। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ थोड़ा सा। तो स्वर्ग ही नहीं होते वहां पे, कितने होते, 9 ग्रेवे। आपको दिख रहा है वापस, हाँ, ये देखिए इस वाले के अंदर दिख रहा है आपको, ये जो पहला पोर्शन, दूसरा पोर्शन, तीसरा पोर्शन। तो ये जो स्वर्ग है ना, स्वर्ग में 16 स्वर्ग है, और स्वर्ग है ना नंबर वाइज रहते हैं। जब पहला और दूसरा स्वर्ग एक साथ है, मतलब लेफ्ट वाले में पहला और ये दूसरा, फिर ऊपर वाले में उसके भी तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा स्वर्ग, 7वां, 8वां स्वर्ग, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। तो ऐसे दो दो के इसमें, एक लेफ्ट में और एक राइट में। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा यस, है ना। और उसके ऊपर कितने अनुत्तर, कितने हैं, कितने ग्रेव है, मेरे पास अभी फोटो एक्चुअली में 9 ग्रेवेक, 9 ग्रेव है, 9 9 अनुदिश अनुदिश और 5 अनुत्तर। 5 अनुत्तर। ठीक है, और सिद्धशिला पे सिद्ध भगवान बैठते हैं क्या, नहीं, सिद्धशिला पे बैठते हैं क्या, नहीं, नहीं, मैं बताती हूँ, सिद्धशिला पे नहीं बैठते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं। अब मैं ना व्हाट्सएप पे एक चीजें भेजती हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे भी शेयर नहीं कर पा रही हूँ, ताकि व्हाट्सएप पे आप लोग कर सकते हैं, देख पाएंगे क्या, यस हाँ यस, जरूर, मैं ना आपको उसमें चिंतन ग्रुप पे डाल रही हूँ, तो प्लीज आप वहां देख लीजिएगा। हाँ, ठीक है, मैं बताती हूँ उसमें क्या है।
आपका जो पहला वाला फोटो है आप देखेंगे तो ये मैंने बताया स्वर्ग में कितने, ये स्वर्ग में जो 16 स्वर्ग बताए है ना, दिख रहा है आपको Yes. सबको 16 स्वर्ग। Yes. और उसके ऊपर वो 9 अनुत्तर, सॉरी 5 अनुत्तर होते हैं। कौन से वाले में यहाँ पे दिख रहा है, कौन से वाले में दिख रहा है, हाँ उसके ऊपर भले ही उसमें नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे जो आपने बोले ना नंबर कितने, 9 अनुग्रह 5 अनुत्तर, ये सब विमान होते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं, एक मिनट कौन सा वाला है, देखिए जो ऊर्ध्वलोक में जो कितने हैं, और यहाँ पे पटल बोले, पटल मीन्स लेयर्स, लेयर्स उनको बोलते हैं। तो 5 अनुत्तर, 9 अनुदिश है ना, और 9 ग्रेवे। और ये डिफरेंस इसमें ना, दो जो देव होते हैं ना उसमें भी ये वाई डिफरेंस क्यों बोला है, एक सेकेंड में, एक होते हैं कल्पवासी और एक होते हैं कल्पातीत। जो 16 स्वर्ग आ रहे हैं ना, 16 स्वर्ग आपको Yes. ये 16 स्वर्ग दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं कल्पवासी, ठीक है। और उसके ऊपर जो 9 ग्रह 5 अनुत्तर ये जो आ रहे हैं ना, उसको बोलते हैं कल्पातीत, समझ गए। और ये डिफरेंस क्यों है, देखिए स्वर्गों में भी क्या होता है, स्वर्गों में कैसी, स्वर्गों में क्या एक इंद्र होता है, ठीक है। और उसमें भी इंद्र कितने होते हैं, उनके विमान होते हैं। और इसके लिए मैं आपको एक और फोटो भेजती हूँ। तो जो जितने ना ग्रेवेक और ये सब है ना, उसमें सभी इंद्र होते हैं, सभी कोई वहां पे कम ज्यादा नहीं होता है। और बाकी जो स्वर्गों में है ना, तो डिफरेंस आ जाता है, जो मेन होता है वो इंद्र होता है, उसके अलावा जो छोटे बाकी सब देव होते हैं। तो इसलिए इन दोनों की डिफरेंसेस है, आया समझ में। तो देखिए उसको याद रखिएगा, कल्पवासी मतलब जो भी विमान में जो देव होते हैं, यहाँ पे ना वैमानिक जो देव भी होते हैं ना, वो 4 टाइप के देव होते हैं। कौन कौन से देव होते हैं, भवनवासी देव होते हैं, व्यंतर देव होते हैं, और ज्योतिष देव होते हैं, और एक वैमानिक देव होते हैं। तो जो 16 स्वर्गों में ना वैमानिक देव रहते हैं। तो देवों में भी नहीं कैटेगरीज है, ठीक है। तो जो वैमानिक देव है वो किस में रहते हैं, स्वर्गों में रहते हैं। और जो अनुत्तर और 9 ग्रह दिखा है ना, उनमें रहते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो देव है ना, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, ये सब है ना, ये अधोलोक और मध्यलोक इनमें रहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो इस तरह से यहाँ पे स्वर्ग हो गए, स्वर्ग में लोग विमान में रहते हैं, विमान में ही रहते हैं स्वर्ग में। एक और फोटो में भेजती हूँ, तो विमान इस टाइप से दिखते हैं, मतलब कल्पना कर सकते हैं। और जो अगर हम नरक वाला ले नीचे, अधोलोक वाला जो हिस्सा ले, उसमें कितना है, 7 नरक है ना। ये सब पृथ्वियां बोलते हैं इनको, ये जो इनको सबको पृथ्वियां बोलते हैं। 7 पृथ्वी है। और पृथ्वी के अंदर जो है वो है, उसमें भी ना लेयर्स बनी हुई है, पटल्स बने हुए हैं। जो नरक होता है, जहाँ नारकी रहते हैं, उसके ऊपर ये भवनवासी देव और ये सब देव रहते हैं, व्यंतर देव, ये सब उनके घर वहां पे रहते हैं, ठीक है। तो नरकों में ये जो देव है ना, भवनवासी और ये सब, उनको वो नारकियों मतलब 3 लेयर्स में बोलते हैं। ये प्रभा है ना, जो पृथ्वी है उसमें भी 3 पटल हैं, 3 लेयर्स हैं। तो उन 3 लेयर्स में भी क्या होता है, एक लेयर में नारकी रहते हैं, और उनके ऊपर जो दो लेयर्स होती है, उनमें रहते हैं देव। कौन से देव, ये व्यंतर देव और भवनवासी देव। और ये जो ज्योतिष देव है ना, वो कहाँ रहते हैं, मध्यलोक में। तो इस तरह से हम कंक्लूड करेंगे, तो ये तीनों चीजें आ गई हैं 3 लोग के नक्शे में, ये सब, ठीक है। तो आज ये 3 लोग का हो गया एक बार का। और अगर कुछ मुझे इंफॉर्मेशन मेरे पास और भी थी, तो शायद अभी मेरे पास, मैंने कहीं और रख दी है वो इंफॉर्मेशन। तो वो अगर होगा तो मैं आपको और शेयर करूंगी, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस और कैसा लगा तीन लोग आज का समझने में? आई होप बहुत समझ में सुंदर आया क्लास हो। था, बहुत अच्छा बहुत लगा क्लास। इंटरेस्टिंग, बहुत बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग। लगा। We can have one full day चलो class also, literally चलिए, on a board. नहीं समझ में आया कि नहीं? वैसे तो आपको पता ही था सब कुछ, बट और हाँ नहीं थोड़ा कुछ और भी नहीं क्लियर पता हुआ था। होगा। दीदी, हाँ विदेह क्षेत्र में जो तीर्थंकर रहते हैं वो विद्यमान ही रहते, तो चेंज होते या जो है जैसे वो सिद्ध होते ही नहीं है कि वही परमानेंट होते, वही पे नहीं अरिहंत ही नहीं रहते। नहीं, वो सिद्ध होते हैं पर वहां पे ना नाम चेंज नहीं होता है। मतलब जैसे एक अच्छा, सिद्ध हुए तो उसके जगह पे दूसरे अरिहंत आ जाएंगे, पर नाम वहां पे सेम रहेगा। अभाव नहीं रहेगा। अभाव नहीं रहेगा कि वहां कोई तीर्थंकर है ही नहीं, अच्छा, ऐसा। और और वो चौथे आरे से ही जाते हैं। और हाँ वहां पे हमेशा चौथा आरा ही चलता है, लेकिन वहां पे तो काल हाँ, वहाँ परिवर्तन होता चौथा ही आरा है। चलता है। नहीं हाँ जो तीर्थंकर बनने की योग्यता रखते हैं वो चौथे आरे में ही महाविदेश क्षेत्र में चले जाते हैं। मतलब हाँ जिसको, हाँ वो जैसे अभी पंचम काल में जिन्होंने चौथे काल में अपने एग्जाम्पल भरत क्षेत्र के चौथे काल में जिन्होंने वो कर ली, क्या बोलते हैं उसको, आयु बांध ली, तीर्थंकर प्रकृति का कारण, जन्म कर हाँ लिया, हाँ और उन्होंने उस क्षेत्र में उसका हुआ, तो वहां पर उस काल, जब काल उनका पकेगा तीर्थंकर बनने का, तो वो वहां जन्मेंगे और फिर वहां पे उनको और तीर्थंकर बन के फिर सिद्ध होंगे, ऐसा। तो ये वो मतलब मतलब विदेश क्षेत्र में ऐसा रहेगा, ठीक है। और कुछ, हाँ हमारी एक चीज रह गई थी ना, मैंने बोला था 30-24 कैसे हुई? अब हमारे मतलब पूजाओं में आता है 30-24 को ध्यान, 30-24 कैसे हुई? क्वेश्चन। भरत क्षेत्र के 5, ऐरावत क्षेत्र के 5, ऐसे 10, और भूत भविष्य वर्तमान के 24-24, 72। तो 72 और ये 10 क्षेत्र के मतलब इंटू 10, सो 720। हाँ मतलब तो 30-24 ही मतलब 30-24 30 × 24, यस, मतलब 10 वर्तमान के, 10 भूतकाल के और 10 भविष्य काल के, भविष्य काल के। है ना? तो और कुछ किसी को समझ में आया था ना 10-10-10 कैसे हुए? भविष्य काल मतलब एक बार वापस बता दीजिए ये वाला। अवसर्पिणी और उपसर्पिणी वापस आए हुए। हाँ एक मिनट में ना मैं कुछ शेयर करती हूँ मेरा। आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही ना? मैं एक सेकेंड स्क्रीन करती हूँ शेयर। हाँ देखिए, ये कितना, अब देखिए कितना भरत क्षेत्र कितने हुए टोटल 2.5 द्वीप में? 2.5 द्वीप में भरत क्षेत्र कितने हुए? 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र, ठीक है। कितने पूरे 2.5 द्वीप में, मतलब 2.5 द्वीप में, सॉरी 2.5 द्वीप में हमारे हुए 5 भरत 5 ऐरावत। एक भरत क्षेत्र में कितने हुए? 24 तीर्थंकर, मतलब चौथे काल के, ठीक है। चौथे काल के यहाँ पे एक तीर्थंकर चौथे काल में है, ठीक है। हम भरत क्षेत्र की बात कर रहे हैं और यहाँ ऐरावत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब भरत क्षेत्र में भी अभी कौन सा अवसर्पणी काल चल रहा है, ठीक है, ओके। तो अभी जो ये वाला जो चौथा काल गया, यानी हमारा महावीर भगवान वाला, उसके 24, और उसके पहले भी 24 तीर्थंकर होंगे ना, क्योंकि वो काल चक्र है, आपको पता है। फिर अवसर्पणी काल आएगा,
फिर चौथा काल आएगा, और इधर कौन सा आएगा, जो अपना टाइम सर्कल था, तो है ना। तो देखो ये चौथा काल है अपना एग्जाम्पल, ये वाला, इस वाले का ये चौथा काल, और यहाँ पे कितना हुआ, ये वाला कितना था, पहला, पहला, दूसरा, और यहाँ वाला कौन सा काल, तीसरा काल, ये वाला तीसरा आरा मतलब। तो चौथे आरे में, मतलब अवसर्पणी काल के चौथे आरे में कितने हैं महावीर भगवान वाला, 24। अब वापिस पलट के, अगर वापिस पलट के जब एक और टाइम साइकिल रहेगा, तो उसके बाद में एक और 24 आई, वो कौन सी, उनको कौन सी बोलेंगे, भविष्य की 24। जैसे अपन इसकी बात करें, ये चौथे काल की, सॉरी, है ना, तो इसमें कौन से महावीर भगवान जैसे कौन से हैं वर्तमान वाले, 24, ठीक है। अब ये काल परिवर्तन हुआ, वापिस अवसर्पणी काल आएगा ना, अभी जैसे हमने बात करी, तो वो उसके कौन से हुए, उसके भी 24 तीर्थंकर हुए। जैसे चौथा काल आएगा, फिर 24 तीर्थंकर होंगे ना, ठीक है। और देखिए महावीर भगवान से पहले, इसके पहले भी तो हमारा टाइम साइकिल था, तो उसके कितने हुए, उसके भी 24, तो कितने हो गए, 24 पहले वाले, 24 अभी के, 24 बाद के। तो हमने इसलिए बोला कि इसके कितने, भूत, वर्तमान और भविष्य की 24। ये क्या है, एक भरत क्षेत्र में ये हो रहा है। तो ऐसे कितने भरत क्षेत्र हैं, 5 भरत क्षेत्र। 5 तो देखो 24 प्लस 24 प्लस 24, ठीक है। ये कौन सा 24, ये भूत का, ये वर्तमान का, और ये भविष्य का, और इंटू 5, तो कितने हो गए, 24 प्लस 24 प्लस 24 इंटू 5, ठीक है। तो कितना हुआ, 24, 24 दूनी 48, 48 प्लस 24 52, 72। तो 72 इंटू 5, 72 इंटू 5 कितने हुए, 360 360। तो ये किसके हैं, भरत क्षेत्र के। ऐसे ही प्लस 360 किसके हुए, ऐरावत क्षेत्र के। ऐरावत क्षेत्र, तो हो गए ना। तो ऐसे बोलते हैं 30-24 मतलब, चलो वो तो वो बात की, 30-24 मतलब 5 प्लस 5 इंटू ये 3, भूत भविष्य वर्तमान। आया समझ में, हेलो, यस सर, यस मैम। यानी किसने क्वेश्चन पूछा था, सॉरी, उनको समझ में आया, हाँ जी दीदी। हाँ ठीक है। हाँ तो अब ऐसे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, मतलब शेयर भी करना चाह रही, पर टाइम भी अब इतना नहीं है, और इतना डिटेल में अभी इस टाइम पे जाना है नहीं जाना है, वो भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा भी जाऊंगी तो अपना जो अभी बालबोध ही चल रहा है। और कुछ है इसमें कुछ नहीं समझ में है तो हम और क्लियर कर सकते हैं। विदेश क्षेत्र समझ में आया ना, कितने विदेश क्षेत्र, कैसे, और कुछ क्वेश्चंस हो तो दीदी अपन कर एक लेंगे। चीज बोलनी थी मुझे कि हाँ। अगर आप या तो ये पीपीटी शेयर करें, थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए चाहिए अपना, हाँ। एक बार वापस से पढ़ेंगे ना तो शायद और कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम पूछ हाँ, सकते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास बिल्कुल में ना, बिल्कुल, क्योंकि हाँ उसमें हाँ ना डिटेल में सब लिखा हुआ भी है और दिख रहा भी है। मैंने जो गूगल से फोटोज देखी थी ना, उसमें हाँ। लिखा हुआ दिख भी नहीं रहा था, अच्छा, ऐसा इसीलिए। मैंने बहुत बहुत सारी वीडियोस में निकाल के जहाँ क्लियर था ना, अभी मैंने ना बहुत सारे फोटोज अभी यहाँ पे शायद इस पीपीटी में मैंने डाले नहीं है, मैंने हाँ इकट्ठे क्योंकि करे हुए, मैं एक्चुअली मेरे आपको को वो कहीं दे भी दूंगी। मिले नहीं तो मैं गूगल पे देख रही थी, पर उस पे जो लिखा हुआ है ना वो इतना बारीक है कि वो कि जूम नहीं करने पे समझ में पूरा नहीं ब्लर आता। हो रहा है। नहीं नहीं, मैंने बहुत मुश्किल, मतलब इधर उधर ढूंढ के क्लियर पिक्चर्स इकट्ठी करी है, मैं आपको और शेयर कर दूंगी। हाँ जी, है दैट विल बी रियली हेल्पफुल बहुत, है ना, क्योंकि पढ़ने में आता तो है पर ना? वो जब तक प्रैक्टिकली दिखता नहीं है, जैसे आपने अभी समझाया तो समझ में आया, बट हम्म वही है फिर याद करने के हिसाब से या कुछ भी और रेफर करने के हिसाब से कुछ कंटेंट रहता नहीं हमारे पास ना, हम्म। वो प्रॉब्लम हो जाती है फिर। क्या क्वेश्चन है, हाउ डू वी जस्टिफाई जैन जियोग्राफी विद, हम जस्टिफाई नहीं करते, दिस इज अवर श्रद्धा।
अगर हमको केवली भगवान में श्रद्धा है, बिकॉज देखिए हमारा ह्यूमन का जितना जा सकता है नॉलेज, वो उसके भी आउट ऑफ उसके बियॉन्ड है, तो यू कांट प्रूव नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ केवली के हैं और ये कर्मानुयोग का विषय है, तो जैसा है वैसा है, यू हैव टू अग्री। क्योंकि नहीं, शायद फ्यूचर में प्रूव भी हो जाए, वी नेवर नो, क्योंकि जैसे काफी चीजें पता चल रही है अभी। कर रही है। हाँ, साइंस काफी जैनिज्म में जो पहले बताया गया था वो अभी प्रूव हो रहा है, तो फ्यूचर में ये भी प्रूव हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि इतने वो स्कोप्स आएंगे कि वो इतने सागरों। अच्छा, आज तो हमारी वो रहेगी, कितने राजू ऐसे का सुनने बड़ा। में आया, देयर आर मेनी मोर यूनिवर्सेस, साइंस ऐसे बोल रहा है। हाँ, देयर आर मेनी मोर यूनिवर्स। हाँ, तो ऐसे ही, हाँ, वो जो साइंस बोल रहा है, तो पर उसको प्रूव करना, उसकी फोटोज आना है, मुझे नहीं लगता कि इतने योजनों इतनी बड़े बड़ी का वो कर सकता हो। क्योंकि आप ये हमको क्या, इतना सा जो पृथ्वी तो इतनी सी डॉट बनी हुई है, बिल्कुल डॉट। अभी जो पृथ्वी की बात चल रही है अराउंड उतने, ऐसे तो कितने सूर्य, कितने चांद, कितने हैं। अच्छा है, हो जाए, उसका वो नहीं है, पर ऐसा वो कम लग रहा है कि वो कर पाएगा। क्योंकि आप बोलो कि एक नरक से दूसरी नरक आप ऐसे जाओ, या फिर बोलो आप सुमेरु पर्वत पे चढ़ के स्वर्ग में आप छलांग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे हमारी लिमिट ही नहीं है। मनुष्य जा ही नहीं सकता, साइंस वाले ह्यूमंस कर ही नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा वो 2.5 द्वीप तक अगर बोलो तो वो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मनुष्य की लिमिट है ऐसा। बट बाकी और जो ये भरत क्षेत्र से हम घात की खंड में भी कैसे जा सकते गौतम हैं? स्वामी ने ना ऐसे गौतम हाँ, स्वामी भी है ना, सूर्य की किरण पकड़ के महाविदेह क्षेत्र गए हुए हैं। हाँ, वो तो वही मैं बोलू, ये सब ये पर मानना, वो किसके बल पे गए? साइंस के बल पे तो नहीं गए। ये तो अपनी आत्मा का जो उसमें वो थे, उसके बल पे गए ना। तो इसलिए मैं बोलूं कि साइंस की जो बात आई थी ना, जो मुझे लग रहा है उसके बल पे तो नहीं जा सकते, नहीं कर पाएंगे। इतने योजनों, इतना बड़ा, इतने किलोमीटर। हम जो भी एक चार्ट है वो हम आपको शेयर करूंगी, वो चार्ट कब करोगे तो इतनी हाइट, इतनी डेप्थ, वो कैसे कोई पार कर पाएगा? ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर अभी टाइम लगेगा ऐसा लग रहा है। मैम अभी 500 साल पहले भी अपन 30,000 फीट ऊपर थोड़ी जाते थे। ऐसा नहीं, वो धीरे धीरे जैसे हो जाए तो बहुत अच्छा है। अब जिनवाणी स्तुति करके बंद करें आज क्लास को। जय जिनेन्द्र मैम। है ना, चलिए सबको थैंक यू। अच्छा, आज आप होपफुली आपको लर्न, और हमको पूरा 3 लोग का नक्शा इसीलिए पढ़ना है जैसे मैम ने बताया था। इससे हमको पता चलता है कि क्या क्या इसमें हमारी दृष्टि जाती है कि क्या है हमारा संसार, हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इस तरह से हमको इसकी जानकारी मिली। निज निधि निज में बताई, निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है, वंदना 7 बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच। हेलो, थैंक यू मैम। थैंक यू।